हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, चीन आज पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। इसकी आबादी लगभग 142 करोड़ के आसपास है। लेकिन अगर चीन में नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट रीजन तक एक इमेजिनरी लाइन खींच दी जाए तो एक बेहद ही चौंकाने वाली बात सामने आती है, और वो ये है कि चीन की 94% आबादी इस लाइन के राइट हैंड यानी कि ईस्टर्न रीजन में रहती है, तो वहीं लाइन के वेस्टर्न पार्ट में सिर्फ चीन की 6% आबादी ही रहती है। लेकिन एक देश की आबादी में इतना ज्यादा डिफरेंस और इम्बेलेंस आया कैसे, और क्यों चीन की सरकार इस अंतर को कम करने के लिए कुछ नहीं कर रही। चीन के लोग ईस्टर्न साइड में रहना क्यों पसंद करते हैं, आज के वीडियो में हम इस बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम आपको ये बता दें दोस्तों कि आखिर चीन की 94% आबादी अगर पूर्व में भी रह रही है तो इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, या किसी भी देश को इस बात से क्या फर्क पड़ता है। किसी देश में अगर एक कोने में ही ज्यादातर आबादी रहने लग जाए तो देश में काफी ज्यादा इम्बैलेंस हो सकता है। ज्यादा आबादी वाली जगहों पर विकास तेजी से होता है तो वहीं कम आबादी वाले क्षेत्रों को इग्नोर कर दिया जाता है। इस इम्बैलेंस का असर सीधे तौर पर इंडस्ट्रीज, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनर्जी, पानी और अन्य कई चीजों पर पड़ता है। सिर्फ चीन में ही इस तरह का अंतर देखने को नहीं मिलता है, बल्कि भारत से लेकर अमेरिका तक आपको ये अंतर देखने को मिलेगा। जैसे भारत में भी पूर्व के मुकाबले पश्चिम राज्यों में ज्यादा आबादी रहती है। हालांकि चीन में इसका उल्टा है, क्योंकि वहाँ पर पूर्व में आबादी ज्यादा है। वहीं बात करें कनाडा की तो यहाँ की 50% से ज्यादा आबादी ग्रेट लेक्स के आसपास ही रहती है, और देश का ज्यादातर हिस्सा काफी वीरान पड़ा हुआ है। एक देश में इतने इम्बैलेंस से क्या फर्क पड़ता है, ये तो आप जान ही गए होंगे। चीन की सरकार लगातार अपने ईस्टर्न पार्ट के विकास में ही ज्यादा ध्यान दे रही है। आज के समय में वेस्टर्न पार्ट के मुकाबले ईस्टर्न पार्ट काफी ज्यादा डेवलप नजर आता है, और इसमें चीन की सरकार का भी महत्वपूर्ण योगदान है। वहीं वेस्टर्न एरिया को डेवलप करने में चीन की कोई खास रुचि नहीं है। ऐसा क्यों है, ये जानने के लिए हमें चीन के इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करनी होगी। आज से लगभग 87 साल पहले सन 1935 में एक चाइनीज डेमोग्राफर ने एक बेहद ही इंपॉर्टेंट चीज नोट की। उन डेमोग्राफर का नाम HU हुआनयांग था। उन्होंने चीन का नक्शा लेकर नॉर्थ ईस्ट में मौजूद हियाए से लेकर साउथ वेस्ट के टेंगचोंग तक एक लाइन खींची, और हुआनयांग ने नोटिस किया कि चीन के ईस्ट में मौजूद 36% एरिया में देश की 96% आबादी रहती है, तो वही वेस्टर्न साइड वाले 64% हिस्से में देश की सिर्फ 4% आबादी ही रहती है। हुआनयांग को यह बात काफी अजीब लगी और उन्होंने पूरे देश का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। लेकिन इसके बावजूद चीन की सरकार ने इस मुद्दे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और हुआनयांग की बात को अनसुना कर दिया। लेकिन हुआनयांग द्वारा खींची गई वो इमेजिनरी लाइन आज भी लोगों के ध्यान में है, और तब से लेकर आज तक ईस्टर्न एरिया को वेस्टर्न एरिया से कंपेयर करते आ रहे हैं। आज चीन की कुल जनसंख्या 142 करोड़ के आसपास है। ये आबादी नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। सिर्फ चीन में ही दुनिया के 18.5% लोग रह रहे हैं। साथ ही चीन क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश भी है। लेकिन आज लगभग 133 करोड़ लोग चीन के ईस्टर्न पार्ट में रह रहे हैं। आपको बता दें कि ईस्टर्न पार्ट में चीन का सिर्फ 43% लैंड एरिया ही आता है, वही अन्य 57% एरिया में सिर्फ 8.5 करोड़ लोग ही रह रहे हैं। आज अगर सैटेलाइट से चीन की तस्वीरें ले ली जाएं तो आप देख सकते हैं कि ईस्टर्न पार्ट में काफी रोशनी और चमक नजर आती है, लेकिन वहीं वेस्टर्न एरिया बहुत ज्यादा सुनसान सा नजर आ रहा है। चीन में इस इम्बैलेंस की 3 मुख्य वजह है। पहला है क्लाइमेट एंड जियोग्राफी, दूसरा है कल्चर और तीसरा है रिसोर्सेस। दरअसल चीन का ईस्टर्न एरिया रहने के लिए वर्ल्ड के बेस्ट प्लेसेस में से एक माना जाता है। प्राचीन काल से लेकर आज तक कई सभ्यताएं यहाँ पर बस चुकी हैं। ईस्टर्न पार्ट वाले एरिया में फ्लैट प्लेन्स मौजूद हैं। यहाँ पर लैंड फर्टाइल है और कई सारी नदियाँ भी यहाँ पर बहती हैं, और एक सभ्यता की शुरुआत के लिए इन्हीं सब चीजों की जरूरत सबसे पहले पड़ती है। इस एरिया में सिचुआन बेसिन, येलो रिवर, यांगत्से रिवर जैसे पानी के कई अच्छे स्रोत मौजूद हैं, और चीन की लगभग 3/4 आबादी पीने के साफ पानी के लिए इन्हीं स्रोतों पर निर्भर करती है। यहाँ का क्लाइमेट काफी ज्यादा गर्म रहता है और बारिश भी ईस्टर्न एरिया में काफी अच्छी मात्रा में होती है। बारिश के कारण यहाँ पर फसलें अच्छी होती हैं, और कुछ एरियाज में मिट्टी इतनी ज्यादा फर्टाइल है कि जून जुलाई के महीने में फसलों की कटाई के बाद सितंबर अक्टूबर में दूसरी फसल की खेती भी कर ली जाती है, जिससे चीन के किसानों को आर्थिक तौर पर भी काफी फायदा होता है। इन्हीं सब वजहों के कारण आज तक चीन की कई सिविलाइजेशन जैसे कि हान सिविलाइजेशन, हुन सिविलाइजेशन, ततर सिविलाइजेशन और मंगोल्स आदि ने इस जगह पर आकर बसना शुरू किया। सिविलाइजेशन धीरे धीरे किंगडम में बदली और किंगडम एम्पायर में बदले, और वही एम्पायर आज चीन के अलग अलग प्रांतों और शहरों में बढ़ गए हैं। चीन के ईस्टर्न एरिया में ज्यादा आबादी और संसाधन होने के कारण यहाँ तेजी से विकास हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में चीन ने काफी तेजी से तरक्की की है, और इसी डेवलपमेंट के कारण आज ईस्टर्न एरिया में रहने वाले लोगों की GDP पर कैपिटा इनकम वेस्टर्न एरिया के लोगों से डबल है। एजुकेशन से लेकर हेल्थ तक हर प्रकार की सुविधाएं ईस्टर्न एरिया में अच्छी हैं। चीन में आज 92% पॉपुलेशन हैन चाइनीज कम्युनिटी की है, और इस कम्युनिटी के सभी लोग ईस्टर्न एरिया में ही रहते हैं। ये लोग वेस्टर्न एरिया में रहने वाले लोगों से कल्चरली भी अलग रहते हैं। चीन
चीन के लोग ईस्टर्न एरिया में रहना क्यों पसंद करते हैं ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन वेस्टर्न एरिया से यहाँ के लोग परहेज क्यों करते हैं? इसके पीछे देखिए कई कारण हैं, जैसे सर्दियों और गर्मियों के दौरान तापमान में भारी अंतर और इसी एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज के कारण सर्दियों के दौरान यहाँ का तापमान -40 डिग्री तक गिर जाता है, तो वहीं गर्मियों में 45 डिग्री तक पहुँच जाता है। इतने एक्सट्रीम क्लाइमेट में एडजस्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है फ्रेंड्स। और कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि चीन के वेस्टर्न एरिया में रहना सहारा रेगिस्तानों में रहने से भी ज्यादा डिफिकल्ट है। असल में चीन के वेस्टर्न एरिया में 3 बड़े बड़े रेगिस्तान आते हैं। इनमें तिब्बतन प्लेट्यू, गोबी डेजर्ट और तकलामकान डेजर्ट शामिल हैं। इनमें तकलामकान डेजर्ट ऐसी जगह है जहां सबसे कम लोग रहते हैं। लगभग 1800 BC में एंशिएंट इजिप्ट से कुछ लोगों ने यहाँ आकर रहना शुरू किया था और उन्हीं समुदाय के लोगों के वंशज आज इस एरिया में रह रहे हैं। इन लोगों को चीन ने मॉनेटरी का दर्जा दिया हुआ है। रेगिस्तानी इलाका होने के कारण साल भर यहाँ पर ना के बराबर बारिश होती है और बारिश न पड़ने के कारण यहाँ सूखा रहता है, जिस वजह से किसी प्रकार की खेती बाड़ी भी इस एरिया में नहीं हो सकती। आप सोच रहे होंगे कि ईस्टर्न एरिया में इतनी अच्छी बारिश होती है तो भला वेस्टर्न एरिया में बारिश क्यों नहीं होती? देखिए इसका मुख्य कारण है दोस्तों रेन शैडो इफेक्ट। असल में इस एरिया के उत्तरी हिस्से में हिमालय पर्वत मौजूद है। हिमालय पर्वत श्रृंखला दुनिया में सबसे ऊंचाई वाली पर्वतमाला है। इनकी ऊंचाई 6000 से 8000 मीटर तक होती है। भारत में मानसून के बादल आगे बढ़ते हुए जब हिमालय तक पहुंचते हैं तो पहाड़ों की ऊंचाई के कारण बादल आगे ही नहीं बढ़ पाते, यानी चीन के वेस्टर्न एरिया में बादलों के पहुंचने की संभावना बहुत कम होती है और इसी वजह से इस एरिया में बारिश नहीं होती। यहाँ पर एक और सवाल आपके दिमाग में खड़ा हो सकता है दोस्तों कि अगर चीन के इस एरिया में इतनी सारी दिक्कतें हैं तो चीन इस एरिया को अपने देश से अलग क्यों नहीं कर देता? क्यों चीन ने इतने बड़े एरिया को फालतू में ही संभाल कर रखा हुआ है? तो आपको हम बताना चाहेंगे चीन कोई भी काम फालतू में नहीं करता। उसके हर कदम के पीछे एक सोची समझी साजिश होती है। असल में वेस्टर्न एरिया में तेल के कई भंडार मौजूद हैं। इन तेल के भंडारों से चीन को हर साल अरबों डॉलर्स का फायदा होता है। साल 2019 में अमेरिका के बाद चीन वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड कंज्यूमिंग नेशन के तौर पर सामने आया था। चीन इस एरिया से रोजाना 14 मिलियन बैरल ऑयल का उत्पादन कर रहा है। तेल के भंडारों के अलावा चीन को इस एरिया से और भी काफी लाभ होते हैं। वेस्टर्न एरिया में तिब्बत भी आता है जिस पर चीन ने जबरन कब्जा किया हुआ है। तिब्बत से आधे दर्जन से ज्यादा प्रमुख नदियां बहकर निकलती हैं, जिनमें द मेकॉन्ग रिवर, द येलो रिवर, द यांगसे रिवर, द यरलुंग सैम्पो जिसे भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, द इंडस रिवर, द सतलुज रिवर एंड द करनाल आदि शामिल हैं। ये नदियां चीन सहित एशिया के कई देशों में करोड़ों लोगों की प्यास बुझाने का काम करती हैं। इन देशों में भारत, चीन के अलावा नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया जैसे देश शामिल हैं। अगर चीन ने वेस्टर्न एरिया को अपने देश से अलग कर लिया तो अन्य कोई देश इस पर कब्जा कर सकता है, जिससे तिब्बत अपना अधिकार जमाने की कोशिश भी कर सकता है और ये बात चीन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। इसके अलावा तिब्बत और उसके आसपास हजारों की संख्या में ग्लेशियर्स मौजूद हैं। ग्लेशियर्स में पीने का पानी का अच्छा स्रोत है। ये तो भाई चलो आज की बात है। सैकड़ों साल पहले से ही चीन ने इस एरिया को अपने से इसलिए अलग नहीं किया क्योंकि यहाँ पर बना हुआ हेक्सी कॉरिडोर सिल्क रूट का एक प्रमुख हिस्सा हुआ करता था, जिसके जरिए चीन यूरोपीय देशों के साथ व्यापार करता था। इसके अलावा एक और फायदा चीन को इन रेगिस्तान से हो रहा है। इनके जरिए चीन के ईस्टर्न पार्ट को सुरक्षा मिलती है। ईस्टर्न पार्ट के राइट साइड में तो विशाल समुद्र है जहाँ से कोई बड़ी आर्मी चीन पर वार नहीं कर सकती। वहीं लेफ्ट साइड यानी रेगिस्तान से चीन पर किसी भी देश का आक्रमण करना आसान नहीं है। ये रेगिस्तान हजारों किलोमीटर एरिया में फैले हुए हैं और इसे पार करने में ही किसी देश को काफी लंबा समय लग जाएगा और साथ ही रास्तों में कई पहाड़ और उबड़ खाबड़ रास्ते भी मिलेंगे और यहाँ के एक्सट्रीम क्लाइमेट में किसी भी सेना के लिए सरवाइव करना आसान नहीं है। ऐसे में वेस्टर्न एरिया चीन के लिए नेचुरल बैरियर्स का काम करता है। अब अगर चीन के लिए वेस्टर्न एरिया इतना जरूरी है और इसे चीन छोड़ना भी नहीं चाहता तो सरकार द्वारा यहाँ पर डेवलपमेंट क्यों नहीं कराया जाता? इसके पीछे कल्चर एंड सोसाइटी का दोस्तों अंतर आ जाता है। हैन चाइनीज कम्युनिटी के लगभग सभी लोग ईस्टर्न पार्ट में ही रहते हैं। वेस्टर्न पार्ट में तिब्बती लोग और युगुर मुस्लिम समुदाय लोग रहते हैं। तिब्बती लोग तो हमेशा से ही चीन के खिलाफ रहे हैं और युगुर मुस्लिमों को चीन अपना दुश्मन मानता है और इसी दुश्मनी के कारण इस संप्रदाय के कई लोग आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, यानी ये चीन में आतंकवाद बढ़ाने का काम करते हैं। चीन इन इस्लामिक समुदाय के लोगों पर कई तरह के जुर्म करता है और छोटी सी गलती पर भी इन लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि चीन ने वेस्टर्न एरिया में बिल्कुल भी काम नहीं किया। साल 2006 में चीन ने वेस्टर्न पार्ट के लिए 1 ट्रिलियन युआन के पैकेज की घोषणा की थी, जिसमें इस एरिया में पावर, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी, हेल्थ और एजुकेशन की अच्छी सुविधाओं पर काम किया जाना था। लेकिन यहाँ पर पनप रहे आतंकवादी संगठनों के कारण ये प्रोजेक्ट सफल नहीं हो पाया और चीन ने भी फिर इसे पूरा करने पर ज्यादा जोर नहीं दिया। वरना अगर चीन को तिब्बती और युगुर मुस्लिम से हमदर्दी होती तो वो यकीनन इस एरिया में डेवलपमेंट का काम जरूर करते। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे आखिर क्यों चीन के वेस्टर्न एरिया के मुकाबले ईस्टर्न एरिया में ही देश की 94% आबादी रह रही है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी
भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।